हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। फिर भी 26 जुलाई से आपके सेकंड ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होने हैं और संपूर्ण सिलेबस पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट का प्रथम वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। परीक्षा पूर्व तैयारी के अंतिम क्षण अर्थात आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाने का एक नया फॉर्मूला मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सुपरफास्ट शताब्दी एक्सप्रेस की तरह पढ़ाया जाएगा और देखना यह है कि आपको कितना याद हुआ है, और नहीं याद हुआ है तो बार बार इस वीडियो को जब तक हिंदी का सेकंड ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो जाए तब तक देखते रहना है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वाक्य। शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका निश्चित अर्थ हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य कर्ता या कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। कर्ता या कर्ता के विस्तार को छोड़कर वाक्य का शेष बचा भाग विधेय कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? रचना के आधार पर वाक्य। रचना, व्युत्पत्ति या बनावट एक ही बात है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। परिभाषा की चर्चा करते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में योजक शब्दों का अभाव पाया जाता है, अर्थात योजक शब्दों के अभाव के कारण ही वाक्य क्या होता है? सरल होता है। समझ गए? जैसे राम पढ़ रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आदि। राम और श्याम पढ़ रहे हैं, मैंने बाजार से फल और संतरे खरीदे। ये सभी कैसे वाक्य हैं? सरल वाक्य। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सरल वाक्य। समझ गए? गाय घास चर रही है या शाम होते गाय घर लौट आई, सभी कैसे वाक्य हैं? सरल वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? कम से कम 2 उपवाक्य होते हैं। कम से कम कितने? 2 उपवाक्य। किसमें? संयुक्त वाक्य में। मिश्र वाक्य में भी कितने होते हैं? कम से कम 2 उपवाक्य। किस वाक्य में? मिश्र वाक्य में। संयुक्त वाक्य के दोनों उपवाक्य क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों उपवाक्य क्या होते हैं? प्रधान। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक उपवाक्य प्रधान होता है, एक उपवाक्य प्रधान, वह दूसरा उस पर दूसरा उपवाक्य क्या होता है? आश्रित होता है। समझ गए? तीसरा पॉइंट संयुक्त वाक्य का है। संयुक्त वाक्य का क्या होता है कि दोनों वाक्य या उपवाक्य समानाधिकरण, समूचे बोधक, अव्यय के योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। यहाँ दोनों वाक्य वेदीकरण, समूचे बोधक, अव्यय के योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य के कनेक्टिव वर्ड्स कौन से हैं? और तथा एवं वह, अर्थात एंड। और तथा एवं वह, या अथवा और, लेकिन परंतु पर, जबकि, मगर, बल्कि, किंतु अर्थात बट, और, अतः, इसलिए, परिणामतः, निष्कर्षतः, फलतः, सो। और तथा एवं वह, या अथवा, लेकिन परंतु पर, जबकि, और अतः, इसलिए, परिणामतः, निष्कर्षतः, फलतः, ये क्या कहलाते हैं? संयोजक। और तथा एवं वह, या, और अथवा और या क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं विभाजक। किंतु परंतु लेकिन पर जबकि क्या कहलाते हैं? प्रतिषेधक। ये आपके किस में भी काम आएंगे? ये आपके आएंगे अव्यय के पद परिचय में। वेदीकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय योजक शब्द कौन से हैं? कि, क्योंकि, चूंकि, ताकि, इसलिए कि। इसके अलावा यदि, तो, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों, त्यों, जैसा, वैसा, जो, जहां, जिसका, उसका आदि सभी कनेक्टिव वर्ड्स किस में आएंगे? मिश्र वाक्य में। अर्थात अगर 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने में और तथा एवं वह, या अथवा, लेकिन परंतु पर, जबकि, अतः, इसलिए, परिणामतः, निष्कर्षतः, फलतः काम करते हैं तो वाक्य कैसा है? संयुक्त। कि, क्योंकि, चूंकि, ताकि, इसलिए कि, ये आते हैं। यद्यपि, तथापि, जो, त्यों, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, तो वाक्य क्या है? मिश्र। अब बात बची वाक्य रूपांतरण की, अर्थात सरल से संयुक्त बनाना, संयुक्त से मिश्र बनाना, मिश्र से सरल बनाना। इसके लिए आपको कनेक्टिव वर्ड्स याद होने बहुत ज़रूरी हैं, और कनेक्टिव वर्ड याद हैं तो आप आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं शादी में गया
वहां रोहित नहीं मिला। तो इस वाक्य को अगर आपको चेंज करना हो किसमें, संयुक्त वाक्य में, तो आप चेंज करेंगे मैं शादी में गया था परंतु वहां रोहित नहीं मिला। इसी वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में चेंज करना हो, मैं शादी में, यद्यपि मैं शादी में गया था तथापि रोहित मुझे नहीं मिला। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को आपस में इंटरचेंज करना है, ये क्या कहलाता है, वाक्य रूपांतरण। अब फॉर एग्जाम्पल सरल वाक्य है कि गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे, सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। ये कैसा उपवाक्य है, ये उपवाक्य नहीं वाक्य है, ये सरल वाक्य है। कैसा है, सरल, क्योंकि यहाँ वह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं आया है बल्कि कर्म को जोड़ने के लिए आया है, सत्य व अहिंसा को। अब एग्जामिनर कहेगा कि इस वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में तब्दील या संयुक्त वाक्य में तब्दील करना है, तो आप संयुक्त वाक्य में इसको चेंज करेंगे कि गांधी जी न केवल सत्य के पुजारी थे बल्कि अहिंसा के भी पुजारी थे। अर्थात वाक्य को आपने किससे जोड़ा, बल्कि से जोड़ा। तो कहने का अर्थ है कि किस वाक्य में किस प्रकार का कनेक्टिव वर्ड काम आएगा, यह बात इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा। अगला एग्जाम्पल में ये देगा, एग्जाम में वाक्य देगा, नीचे लिखेगा क्या कि उपयुक्त वाक्य को संयुक्त वाक्यों में चेंज करना हो तो कौन सा योजक शब्द काम में लेंगे। अब अगर ये वाक्य बल्कि से चेंज हो रहा होता है और आपने इसको क्योंकि से चेंज करने में टिक लगा दिया तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि तो वैसे किसमें है, मिश्र वाक्य में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वाक्य रूपांतरण अच्छी तरीके से करने हैं। वाक्य रूपांतरण तब होगा जब आपको संयुक्त और मिश्र वाक्य के योजक शब्द सभी याद होंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे वाच्य की। नोटबुक खोलकर देखेंगे तो नोटबुक में लिखा हुआ है कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होगी क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय वाक्य का कर्ता क्रम एवं भाव, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, नंबर 1 कर्तृवाच्य, 2 कर्मवाच्य और 3 भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय, अर्थात वाक्य में क्रिया को पूर्ण करने का मेन रोल किसका है, प्रधान विषय वाक्य का कर्ता हो, किसका, वाक्य का कर्ता हो, उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय जहां वाक्य का कर्म हो, कर्मवाच्य कहलाता है। क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय वाक्य का न कर्ता हो प्रधान विषय और न ही कर्म बल्कि भाव प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। कर्तृवाच्य का सेंटेंस अर्थात एक्टिव वॉइस जैसा सेंटेंस होता है जिसमें साधारण बात लिखी होती है, जैसे राम ने खाना खा लिया, राम ने खाना खा लिया, कर्तृवाच्य। अब अगला कहेगा कि क्रमवाच्य में चेंज करो, राम द्वारा खाना खाया गया, क्रमवाच्य। कौन सा वाच्य हो गया, क्रमवाच्य। भाववाच्य का सेंटेंस बनाओगे तो क्रम हटा दो, क्या हट जाएगा, क्रम हट जाएगा कि राम द्वारा खाया गया, कैसा वाच्य बन गया, भाववाच्य। अब देखना यह है कि क्रमवाच्य की क्या शर्त होती है। क्रमवाच्य में वाक्य में कर्ता के साथ, किसके साथ, कर्ता के साथ क्या मिलेगा, से या द्वारा मिलेगा, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, वाक्य में सकर्मक क्रिया मिलेगी। तीसरी शर्त क्या है, क्रिया का जाना रूप मिलेगा। जबकि भाववाच्य में क्या होता है, यह बात सेम होती है। यहां क्या मिलेगा, अकर्मक क्रिया, किस वाक्य में, भाववाच्य में, और क्रिया का कौन सा रूप मिलेगा, जाना रूप मिलेगा। अब यहां पर देखना यह है कि भाववाच्य और कब कब होता है, प्रस्ताव वाले वाक्य प्राय भाववाच्य के होते हैं। प्रस्ताव वाले वाक्य प्राय अर्थात मोस्टली 99% किसके होते हैं, भाववाच्य के होते हैं। जैसे लेट्स गो, है ना, अब चलते हैं, कैसा वाक्य है, भाववाच्य का है। अब खाना खाया जाए, अब थोड़ा घूमा जाए, अब पढ़ा जाए, अब आराम किया जाए, ऐसे सभी वाक्य किस में आएंगे, भाववाच्य में आएंगे। वाक्य में जहां नहीं का बोध होता है और क्रिया का जन्म रूप होता है, मोस्टली प्राय कैसे वाक्य होते हैं, भाववाच्य होते हैं। जैसे दादी से बैठा नहीं जाता, अशक्यता का भाव अर्थात असक्षमता का भाव जहां पाया जाता है वहां, जैसे क्रिया का जन्म रूप है, अकर्मक क्रिया है और असक्षमता का बोध है, तो ऐसे सेंटेंस भी किस में आएंगे, भाववाच्य के सेंटेंस में आएंगे। दूसरा आपको यह बताया हुआ है कि कोई जरूरी नहीं कि वाक्य में कर्ता हो ही, और साथ ही जैसे न्यायाधीश
द्वारा सजा सुनाई गई, सजा सुनाई गई कैसा वाच्य है? भाव क्रम वाच्य है, अर्थात क्या सुनाई गई? सजा। वाक्य में क्रम है। फॉर एग्जाम्पल वाक्य में ये हो ही नहीं, क्या? न्यायाधीश द्वारा। और एग्जाम्पल में अगला पूछेगा, आगे प्रश्न बनाकर सजा सुनाएगी, वाच्य का भेद कौन सा है? तो यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? जन रूप है। से या द्वारा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाक्य में क्या नहीं है? कर्ता नहीं है। तो ये कैसा वाच्य है? क्रम वाच्य है। समझ गए? ये क्रम वाच्य है। अगर कोई सूचना दी जाएगी, सूचना दी जाएगी, सार्वजनिक सूचना दी जाएगी, तो वो भी क्रम वाच्य में आएगी। जैसे सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया, सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया। अब यहां पर तो कर्ता है, इस कारण द्वारा आ गया। तो अगर मान लो कर्ता नहीं हो तो भी आदेश जारी किया गया, कैसा वाच्य है? कर्म वाच्य है, ये कर्तृवाच्य नहीं है। अतः क्रिया का जन रूप जहां आपको मिले और कर्म मिले तो वो कैसा वाच्य है? कर्म वाच्य है। नंबर 3, पद परिचय। बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक के 11 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। अब देख लो कि 12 गुना नॉर्मली 25 मिनट का वीडियो एक है, अर्थात कितने मिनट हो गए? लगभग 300 मिनट हो गए। 300 मिनट का वीडियो, और कितने मिनट में रिवाइज कराया जाए कि वो पूरा समाहित हो जाए? तो 300 मिनट के वीडियो को मैं अगले 5 मिनट के अंदर आपके समक्ष लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना। देखिए, पद परिचय किसे कहते हैं? पद, सबसे पहले पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। उस पद का व्याकरणिक कोटि से परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। अर्थात ये बताना कि वो पद क्या काम कर रहा है। जैसे राम नाम का कोई पद है, जैसे राम बाजार गया, राम बाजार गया, राम एक शब्द था, ये वाक्य के अंदर आ गया, क्या बन गया? पद बन गया। इसका व्याकरण के दृष्टिकोण से, व्याकरण के नजरिए से पूरा परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय। फॉर एग्जाम्पल, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम के बारे में और जानकारी देना, राम एक वचन है। राम के बारे में और जानकारी देना, राम पुल्लिंग है। राम के बारे में और जानकारी देना, राम वाक्य का कर्ता है। राम के बारे में और जानकारी देना कि राम भूतकाल में बाजार गया है। राम के बारे में और जानकारी देना, गया क्रिया का कर्ता राम, गया क्रिया का कर्ता राम। अब ये तमाम बातें किसी एक पद के बारे में सूचित करना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। पद परिचय हमारे पाठ्यक्रम में कितने प्रकार के हैं? नंबर 1, संज्ञा पदों का पद परिचय। नंबर 2, सर्वनाम पदों का पद परिचय। नंबर 3, विशेषण पदों का पद परिचय। नंबर 4, क्रिया पदों का पद परिचय। नंबर 5, अव्यय पदों का पद परिचय। संज्ञा, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात इस दुनिया में हमने जितने भी चीज़ों के नाम निकाल रखे हैं वो टोटल क्या है? संज्ञा है। और ये बोर्ड संज्ञा है, ये डस्टर संज्ञा है, ये माइक संज्ञा है, ये कॉलर संज्ञा है, ये टाई संज्ञा, जिस भी चीज़ का हमने नाम निकाल रखा संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3। जो चीज़ अपनी जगह एक है, दूसरी हो ही नहीं सकती, व्यक्तिवाचक। जो व्यक्ति +1 में, जो चीज़ें +1 में है वो किस में चल जाएंगी? जातिवाचक। जो न एक है न +1 में है, मात्र दशा भाव या अवस्था का बोध कराती है, वो किस में चली जाएगी? भाववाचक में। जैसे भारत, भारत किसका नाम है? देश का नाम है, तो देश किस में चला गया? जातिवाचक में। अर्थात भारत किसी देश का नाम है, देश बहुत होते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली शहर का नाम हो सकता है, शहर किस में चला गया? जातिवाचक में। दिल्ली राजधानी का नाम हो सकता है, किस में चला गया? जातिवाचक में। दिल्ली और किसी पंखे का नाम हो सकता है, तो पंखा किस में चला गया? जातिवाचक में। दिल्ली किसी का भी नाम सकता है, ये मत सोचो कि शहर का नाम है। तो जो चीज़ पर्टिकुलर अपनी जगह एक है वो व्यक्तिवाचक, और जो बहुत है, अर्थात ये सब चीज़ें बहुत हैं, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होता है? देखिए, सबसे पहले खाद्य पदार्थों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। उसके बाद में आभूषणों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। धातुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तरल पदार्थों के नाम जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। किसी भी पद या व्यवसाय का नाम जातिवाचक संज्ञा का होता है। अलावा इसके रिश्ते नातों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अलावा इसके पद या व्यवसाय, जैसे मान लो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सभी क्या होते हैं? हमेशा जातिवाचक होते हैं। समूह का बोध कराते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? जातिवाचक। जैसे भीड़, जैसे कक्षा, जैसे सेना आदि किस में चले जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। किसी भी शब्द का बहुवचन रूप किस में चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। ये तमाम चीज़ें हमने नोटबुक में लिख रखी हैं, जरूरत है पढ़ने की। और अगर पढ़ने की भी नीयत नहीं है तो सुनने की नीयत तो होनी चाहिए।
सुन तो सकते ही हैं, ये वीडियो बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनोगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। और वो कवि वृंद का दोहा भी आपको याद होगा, क्या रसरियावत जाते शिल पर परत निशान। अगर बार बार अभ्यास करोगे तो जिस प्रकार पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, तो कम से कम पत्थर से तो अच्छा ही दिमाग होगा। इसलिए बार बार इस वीडियो को रिवाइज करें और 100 में से 100 पाएं। अर्थात 100 में से 100 सफलता प्राप्त करने की शर्त क्या है? बार बार अभ्यास करना। आते हैं तो संज्ञा के पद परिचय में बताता है संज्ञा का भेद नंबर 1, और क्या बताया जाता है? लिंग और वचन और कारक और काल और क्रिया के साथ संबंध। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, किसी भी प्रकार का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। 40 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम का पेपर, और 40 में से जो अब भी सो रहा है उसके बहुत से नंबर कटेंगे और वो ये सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। वो सीधा सा प्रश्न टांग सकता है, पूछ नहीं सकता है, टांगेगा प्रश्न। क्या पूछेगा? इनमें से कौन सा नहीं आता संज्ञा के पद परिचय में? वो यहाँ एक चीज और लिख देगा, जैसे यहाँ बदलकर चीज लिख देगा इन 4 में से, और यहाँ वो लिखेगा विशेष्य का बोध। क्या लिखेगा? विशेष्य का बोध। अब विशेष्य का बोध तो किस में आता है? विशेषण में आता है। तो कहने का अर्थ है कि संज्ञा के पद परिचय में क्या पूछा जाता है, सर्वनाम में क्या पूछा जाता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बात करेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के पदों का पद परिचय। सर्वनाम शब्द की 2 शब्दों के योग से मिलकर बना सर्व और नाम। सर्व का अर्थ क्या है? सभी। नाम का अर्थ क्या है? संज्ञा है। जो सभी संज्ञाओं की जगह आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। अर्थात सभी संज्ञाओं का ये क्या बनकर आता है? प्रतिनिधि बनकर आता है। इसका काम क्या है? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकना। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकना, अर्थात संज्ञा शब्दों को बार बार आने से रोकता है। कौन रोकता है? सर्वनाम। इसी कारण इसकी परिभाषा क्या बनती है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या बनती है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन से? पुरुष, निश्चय और अनिश्चय के संबंध में अपने आप से प्रश्न पूछता है। आदमी, पुरुष यानी आदमी, निश्चय और अनिश्चय यानी होगा या नहीं होगा के संबंध में अपने आप से प्रश्न पूछता है। सर्वनाम के 6 भेद हो गए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निर्वाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। आई एंड वी मतलब मैं और हम, उत्तम पुरुष। सेकेंड पर्सन यू मतलब तुम और आप, मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन ही शी इट दे मतलब वह, वे, उसे, उसने, अन्य पुरुष। परिभाषा क्या बन जाएगी? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न वक्ता न श्रोता बल्कि अन्य के लिए होता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम प्लस इनसे बनने वाले सभी शब्द, मेरा, मुझे, हमारा, हमें, हमको, हमसे, हमारा, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपका, आपको, आपसे आदि किस में चले जाएंगे? मध्यम पुरुष में। और ये किस में चले जाएंगे? अन्य पुरुष में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित अर्थ किया जाता है, जैसे यह, वह, ये। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अनिश्चित अर्थ के लिए जाता है, जैसे कोई, कुछ, अनिश्चित व सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में परस्पर संबंध में जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, जो, सो, जो, वह आदि। निजवाचक, जहां जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक स्वयं कर्ता के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, किस, कहाँ आदि क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के पद कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सर्वनाम भी अच्छे तरीके से आपके याद हो गया होगा। और सर्वनाम के पद परिचय में वही बात बतानी पड़ती है जो संज्ञा के पद परिचय में बतानी पड़ती है। वही 6 बात। कौन सी? सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, काल और क्रिया के साथ संबंध। अब बात करेंगे विशेषण। विशेषण में हम चर्चा करेंगे कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। विशेषण में जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम का हर पद क्या कहलाता है? विशेष्य। और विशेषण में जहां विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम सुंदर है, सुंदर शब्द विशेषण का है। राम बहुत सुंदर है तो बहुत क्या बन जाएगा? प्रविशेषण बन जाएगा। उसके बाद गुणवाचक विशेषण कब होता है? गुणवाचक विशेषण जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता रंग, गुण, दोष, आकार, प्रसिद्धि
आदि शब्दों से बताई जाए उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण है। जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, ईमानदार, बहादुर, अच्छा, भला, फिर दोष, बेईमान, कायर, और अलावा इसके जैसे दोष में आ जाएगा बुरा, गंदा, आकार, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा, प्रसिद्धि, बीकानेरी भुजिया, जयपुरी रजाई, जयपुरी जोधपुरी कोट आदि किस्म चले जाएंगे प्रसिद्धि में। तो ये गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। संख्यावाचक में जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता संख्यावाची शब्दों से बताई जाए, काउंटेबल नाउन के साथ आए, जैसे 3 रुपए, अब रुपए गिनने वाली चीज है तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे कम भीड़, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, भीड़ को गिना जा सकता है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद परिमाणवाचक, जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता माप, नाप, तोल से बताई जाए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, अब यहाँ कपड़े को नापा जाएगा। जैसे 3 लीटर पेट्रोल, अब पेट्रोल को मापा जाएगा। जैसे 3 किलो चीनी, चीनी को तोला जाएगा। समझ गए? जैसे कम दूध, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब ये कॉमन बात है कि दूध है वो गिनने वाली चीज नहीं है, मापने वाली चीज है, तो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। अब ये कहा जाए कि कम रुपए, तो रुपए वो गिनने वाली चीज है, ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण नंबर 4, परिभाषा क्या है? जहां संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम शब्द के साथ संकेत या इशारा करते हुए बताते हैं उसे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। हर सर्वनाम का शब्द क्या बनेगा? पुरुषवाचक के, उत्तम पुरुषवाचक को छोड़कर सर्वनामिक विशेषण बन सकता है। जैसे वह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, लेकिन आ गया कि वह आदमी अमीर है, मतलब सब आदमी अमीर नहीं है, पर्टिकुलर उसी आदमी की चर्चा है, तो यहाँ वह सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। जैसे वह घर है, तो वह घर है मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम है, मगर सेंटेंस अगर ये हो कि वह घर मेरा है, तो वह शब्द किस में चला जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में चला जाएगा। जैसे यह स्कूल है, तो यह किस में चला जाएगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम में, और यह स्कूल हमारी है, तो यह क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में चला जाएगा। अब बात करेंगे विशेषण के पद परिचय में क्या क्या बताना पड़ता है। विशेषण के पद परिचय में बताना पड़ता है विशेषण का भेद, लिंग, वचन है, विशेषण विशेष्य, और अगर गुणवाचक विशेषण का शब्द है तो विशेषण की अवस्था का बोध होता है। उसके बाद बात करेंगे क्रिया की। क्रिया वाक्य में जहाँ किसी काम का करना है होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक कहते हैं, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक कहते हैं। अर्थात कर्म रहित क्रिया अकर्मक कहलाती है, कर्म सहित क्रिया सकर्मक कहलाती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए कर्ता और क्रिया को अंडरलाइन करना है। किसको अंडरलाइन करना है? कर्ता और क्रिया को अंडरलाइन करना है, दूसरी चीज को नहीं करना है। दोनों के बीच से 2 क्वेश्चन पूछने हैं, या तो क्या लगाकर या किस लगाकर। अगर उत्तर मिलता है दोनों में से किसी भी एक का, तो वो सकर्मक क्रिया है। अगर दोनों के उत्तर हैं उसी सेंटेंस में, तो वो कैसी क्रिया है? वो द्विकर्मक क्रिया है। फिर हमने पढ़ी थी रचना के आधार पर क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद पढ़े थे? मोस्टली 4 पढ़े थे, 2 एग्जाम में आते हैं। संयुक्त क्रिया, पहली कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। नंबर 2 नाम धातु क्रिया। नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया, और नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया जहां वाक्य में 2 क्रिया एक साथ आकर एक क्रिया काम करे उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आ गया, सो गया, बैठ गया, उठ गया, गिर गया आदि। नाम धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से निर्मित क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात शब्द है, बात शब्द संज्ञा का है, बात से क्या बन गई? बतियाना। जैसे लज्जा शब्द संज्ञा का है, लज्जाना क्रिया बन गई। पूर्वकालिक, मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में एक प्रत्यय जुड़ा मिलेगा आपको, वो कौन सा है? कर प्रत्यय। और अगर पूर्वकालिक क्रिया में कर की जगह ता तीते जुड़ गया, क्या जुड़ गया? ता तीते, तो क्रिया का चेंज रूप है वो चेंज हो जाएगा। कैसी क्रिया है? तात्कालिक क्रिया। उसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता खुद है, सक्रिय रूप से काम न करते किसी और को काम के लिए प्रेरित करता है, वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया का आना रूप होता है। कैसा? आना रूप। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया का वाना रूप होता है। जैसे दादी बच्चे को दूध पिलाती है, अर्थात पिला के साथ आया तो आना रूप। और दादी सोनू से बच्चे को दूध पिलवाती है, अर्थात ये वाना रूप है। पिलवाती है मतलब
वाना रूप। ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, दादी खुद पिलाती है, मतलब है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। अब बात करेंगे क्रिया के पद प्रश्न में क्या बताना पड़ता है। क्रिया के पद प्रश्न में बताना पड़ता है क्रिया का भेद, लिंग, वचन, वाच्य और क्रिया का अन्य पदों के साथ संबंध और कारक भी बताना पड़ता है। अब बात करेंगे अव्यय और अव्यय के पदों का पद परिचय। अव्यय में परिभाषा, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक। वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। समुच्चय बोधक। नंबर 3 टॉपिक लिखा परीक्षा पूर्व तैयारी के अंतिम क्षण। यह मानना है कि एग्जाम बस 1 घंटे 2 घंटे बाद में या कल एग्जाम है तब ये इस वीडियो को देखना है। नंबर 4 परिमाणवाचक। समुच्चय बोधक के बाद में है विस्मयादि बोधक। और नंबर 5 निपात। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन से? स्कॉर्पियो वाले। स्कॉर्पियो वाले मतलब है इससे स्थानवाचक, का से कालवाचक, री से रीतिवाचक और पै से परिमाणवाचक। ये किसके भेद हैं? ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। जहाँ क्रिया की विशेषता स्थान सूचक से स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ, इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, नजदीक दूर, पास समीप, अंदर बाहर भीतर आदि किस में चले जाएंगे? स्थानवाचक। जहाँ क्रिया की विशेषता काल सूचक रहते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, तब, जब, कब, 2 बजे, 4 बजे, 2020 में, सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि, सायं, प्रातः किस में चले जाएंगे? कालवाचक में। रीतिवाचक, जहाँ क्रिया की विशेषता क्रिया की गति, तरीका या ढंग के अनुसार बताई जाए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, तेज, आराम से, मंद, होले, ध्यानपूर्वक, अकस्मात, अचानक, सावधानी पूर्वक आदि किस में चले जाएंगे? रीतिवाचक में। परिमाणवाचक में मात्रा बताएगी कम, ज्यादा, अधिक, पर्याप्त, काफी, बहुत आदि, तो ये परिमाणवाचक में चले जाएंगे। संबंध बोधक क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध सूचित करते बताते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह अंदर है, वह अंदर है, तो अंदर में क्या हो जाएगा? अंडरलाइन आए तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और सेंटेंस ये हो कि वह रसोई के अंदर है, वह रसोई के अंदर है, तो के अंदर आ गया, सबसे पहले संज्ञा आ गई, तो क्या बन जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। क्या बन जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। अर्थात अंदर होने का संबंध है वो रसोई है। समझ गए? के अंदर, के बाहर, से दूर, की अपेक्षा, की तुलना में आदि वर्ड आए तो वो संबंध बोधक अव्यय है। और मात्र अंदर, बाहर, भीतर, नजदीक, दूर, पास, समीप आए तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक अव्यय। अगर आपको संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के कनेक्टिव वर्ड्स याद है तो समुच्चय बोधक अव्यय को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर आएंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये निशान मिलेगा। अरे, जैसे अरे आश्चर्य का बोध, वाह प्रसन्नता का बोध, शाबाश प्रसन्नता का बोध, ये चिन्ह आएंगे। और छी घृणा का बोध कराता है, ये आएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक बन जाएगा। और निपात, ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल आदि क्या कहलाते हैं? निपात। तो हमने इस वीडियो में सुपरफास्ट शताब्दी एक्सप्रेस की तरह है और लगभग 30 मिनट होने को आई है और 30 मिनट से अधिक का वीडियो आपको भी देखने में अखड़ता है और लंबा वीडियो बनाना भी नहीं चाहिए। ऑनलाइन क्लासेज का ये टाइम चल रहा है, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा न खिंच जाए, इसलिए पद परिचय पर मैं आकर रुकता हूँ। और रस की बात हम अगले वीडियो में करेंगे और क्षितिज गद्य भाग की चर्चा भी करेंगे, क्षितिज पद्य भाग की चर्चा भी करेंगे। अर्थात वाइडली पूरे सिलेबस को अपन 2 या 3 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगा चौथी टाइम ऑनलाइन। कितने टाइम? चौथी टाइम ऑनलाइन कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। और फिर भी अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस बार 30 आने वाले हैं, एक भी गलत होती है, एक भी गलत होता है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारे अंदर है या कहीं ना कहीं मिस्टेक मेरे अंदर है, तो मुझे आपको बताना चाहिए कि मिस्टेक यहाँ पर चल रही है। नहीं बताओगे तो मिस्टेक का सुधार कैसे होगा? तो बी रेडी फॉर सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम 26 जुलाई ऑन GIS टीम विद GIS टीम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो बंद करने का समय आ गया है। सुनील जी वीडियो बंद कर दो जी।